पिछले पार्ट में हमने देखा था लिस्ट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि लॉ गायब था, तो लिस्ट खुद लॉ को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, पर बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो लिस्ट को बिल्कुल भी सही नजर से नहीं देख रहा था। अब आगे वो लाल बालों वाला आदमी हागन है, सुबाकी का राइट हैंड मैन। वो कहता है कि उसका बॉस खुश नहीं है क्योंकि लॉ ने पिछली रात उसके प्यारे मिनियंस के साथ बहुत बुरा किया था। हागन कहता है कि हिसाब बराबर करने के लिए उसे लिस्ट को नरक जैसी तकलीफ देनी पड़ेगी। लिस्ट लड़ने की कोशिश करता है लेकिन हागन उसे आसानी से घायल कर देता है। लड़ाई के दौरान हागन मजाक भी करता रहता है और बीच बीच में मैच मांगता है। लिस्ट जब उसका ध्यान भटकाते हुए मारने की कोशिश करता है लेकिन हागन आसानी से बच जाता है और उसके हाथ पर एक और वार कर देता है। फिर वो उंगलियां चटकाता है और लिस्ट का जख्म लाल आग की तरह जलने लगता है, जिसे वो अपने स्मोक को जलाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो लिस्ट से कहता है कि उसका सर्वैम्प इस समय सुबाकी के पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, पूरी तरह हारा हुआ। लिस्ट जवाब देता है कि उसे किसी गॉड या हेजहॉग की परवाह नहीं, लेकिन वो किसी लाल बालों वाले आदमी से नहीं हारेगा। हागन अफसोस जताते हुए कहता है कि एक टैलेंटेड पियानिस्ट को मारना दुख की बात है, और फिर वो अपनी लाल आग को फिर से छोड़ता है जो एक विशाल फायर टॉर्नेडो बना देती है। ये आग का तूफान इतना बड़ा होता है कि दूर से माहिरू भी इसे देख लेता है। वो तुरंत भागकर आता है और कुरो को भी लड़ने के लिए कहता है। कुरो कहता है कि पहले सबको बुला लेते हैं, पर माहिरू उसे फटकार देता है कि आलस करने का टाइम नहीं है। मजबूरी में कुरो उसके मास्टर के पीछे चलता है। माहिरू और कुरो सही समय पर पहुंचते हैं, ठीक तब जब हागन लिस्ट को खत्म करने वाला होता है। माहिरू चिल्लाकर कहता है मेरे दोस्त से दूर हट जाओ, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये खौफनाक इंसान हागन है, वो उसे सीधा सामना करने का फैसला करता है। वो कुरो को समन करता है लेकिन तुरंत ही कुरो अपने अंदर की अंधेरी ऊर्जा से घिर जाता है। उसका माहिरू से कनेक्शन टूट जाता है और वो पिघलकर काले तरल में बदलने लगता है। थोड़ी ही देर में वो पूरा अंधेरा एक काले क्रिस्टल बॉल में बदल जाता है। माहिरू समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो गया। वो क्रिस्टल बॉल को हाथ में उठाता है और सोचता है क्या ये कुरो है। हागन भी हैरान होकर उसकी तरफ बढ़ता है। माहिरू बचने के लिए अपना ब्रूम समन करता है लेकिन वो ब्रूम भी उसी क्रिस्टल बॉल में समा जाता है। अब माहिरू पूरी तरह बिना हथियार के था। तभी लिस्ट उनके बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो अपने मैजिक बूट्स की ताकत से हागन के चारों तरफ एक गोलाकार पियानो बना देता है, फिर उस पर कदम रखकर अपनी म्यूजिक से हागन को दबाने की कोशिश करता है। हागन उसकी कला से प्रभावित होता है और कहता है ठीक है, लगता है अब सीरियस होना ही पड़ेगा, और फिर लाल आग से हमला करता है। लिस्ट पियानो की कीज को उड़ाकर जवाब देता है। आग और संगीत के बीच लड़ाई चलती रहती है और माहिरू बस खड़ा होकर सब देखता रह जाता है। उसे लगता है कि वो यहाँ मदद करने आया था, पर उल्टा लिस्ट पर बोझ बन गया। लड़ाई के दौरान लिस्ट उसे चिल्लाकर कहता है माहिरू सोचना छोड़, जो करना चाहते हो वो करो। आखिरकार लड़ाई खत्म होती है और लिस्ट बुरी तरह हार जाता है। हागन उसे उठाता है और कहता है कि वो लिस्ट को जिंदा सुबाकी के पास ले जाएगा। माहिरू दौड़कर चिल्लाता है उसे छोड़ दो। हागन अचानक उसके सामने आकर उसके माथे पर हल्की सी फिंगर फ्लिक मारता है, जिससे माहिरू वहीं जम जाता है, हिल भी नहीं पाता। हागन लिस्ट को ले जाता है और उसके जाने के बाद मिसोनो और टेट्सु वहां पहुंचते हैं। मिसोनो और टेट्सु ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कुरो एक बॉल में बदल गया है, लेकिन उनके सर्वैम्प्स उस बॉल के अंदर कुरो की ऊर्जा महसूस कर पा रहे थे। माहिरू खुद को कोसता है कि उसने कुरो की बात नहीं मानी और बिना बैकअप के लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन मिसोनो उसे रोकता है और कहता है कि अभी भी हमारे पास एक मौका है। तभी उसे पास में एक मोबाइल मिलता है। की चेन देखकर ये साफ होता है कि वो बेलिया जैसा दिखता है, यानी ये फोन सुबाकी की तरफ के किसी आदमी का है। उसका अंदाजा सही निकलता है क्योंकि अगले ही पल सुबाकी का फोन आ जाता है। वो बताता है कि ये फोन हागन का है और वो इसे वापस चाहता है। मिसोनो शांत होकर कहता है ठीक है, हम भी सौदा करेंगे, हमें लॉ और लिस्ट वापस चाहिए। सुबाकी हंस देता है और कहता है कि ये आईफोन थोड़ी है कि मैं इतना देने आ जाऊं, लेकिन मिसोनो तुरंत जवाब देता है हमारे पास तुम्हारा एक मिनियन भी है। लॉ और लिस्ट को बिना और चोट पहुंचाए तुरंत वापस करो और तुमको फोन और मिनियन दोनों मिल जाएंगे। सुबाकी फिर से हंसता है और कहता है कि वो लॉ और लिस्ट को चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन शायद उन्हें अलग अलग रखेगा। वो कॉल काट देता है और सोचता है कि अब उसे अपनी योजनाएं बदलनी होंगी। माहिरू और उसके दोस्त तुरंत एक और मीटिंग रखते हैं। वो सोचते हैं कि मिडनाइट तक उनके पास वक्त है लॉ और लिस्ट को मिलाने का। इसी बीच मिसोनो माहिरू से कहता है कि इस बार वो बाहर है क्योंकि बिना सर्वैम्प और बिना हथियार के वो किसी काम का नहीं। सब प्लान बनाने बाहर निकल जाते हैं और माहिरू अकेला रह जाता है। वो काले बॉल को हाथ में लेकर सोचने लगता है कि कुरो के साथ क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि अब तक कुरो ही उसे संभालता आया है और अब उसे खुद भी मजबूत बनना पड़ेगा। माहिरू रोने लगता है और कहता है सॉरी कुरो, हर बार मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया और जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी अचानक क्रिस्टल बॉल के अंदर से कुरो की आवाज आती है। वो चिढ़कर कहता है बस कर माहिरू, ये रोना धोना बंद कर। बॉल के अंदर कुरो का एक छोटा सा मिनिएचर रूप दिखता है। वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा। माहिरू वादा करता है कि वो उसे निकाल कर ही रहेगा। कुरो जवाब देता है कोशिश मत करो, यहाँ अकेला रहना अच्छा लग रहा है, किसी झंडू इंसान से तो नहीं निपटना पड़ रहा। माहिरू तुरंत मिसोनो और टेट्सु को बुलाता है, लेकिन वो दोनों कुरो को ना तो देख पाते हैं ना ही सुन पाते हैं। टेट्सु के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है, चलो बॉल
को काटकर कुरो को बाहर निकाल लेते हैं। माहिरू उसे रोकता है, नहीं, अपने सर्वैम्प को मैं ऐसे आजाद नहीं करूंगा, वो मेरा पार्टनर है, उसे बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। फिर माहिरू खुद आरी पकड़कर बॉल काटने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूट फोर्स से कुछ नहीं होता। तभी इतने में एक गेस्ट आता है, लिस्ट का मैनेजर क्रांस, और वो व्हेल मास्कॉट। क्रांस ये सुनकर टूट जाता है कि लिस्ट और लॉ दोनों को सुबाकी ने किडनैप कर लिए हैं। माहिरू माफी मांगता है कि वो मदद करने गया और हालात और बदतर हो गए। क्रांस कहता है कि वो भी रेस्क्यू प्लान में शामिल होगा और बताता है कि ये व्हेल मास्कॉट बड़ाई में काफी अच्छा है। फिर वो एक पानी की बंदूक निकालता है और ह्यूग के हाथ पर एक बूंद डालता है। ह्यूग तुरंत सुन पड़ जाता है। क्रांस बताता है कि ये बंदूक होली वाटर से भरी है, वैम्पायर्स को बहुत धीमा कर देती है। मैं लॉ को शांत करने के लिए भी यही इस्तेमाल करता हूँ। माहिरू पूछता है कि उसने ये कहाँ से लिया। क्रांस बताता है, एक अजीब से एंटीक डीलर से। वो एंटीक डीलर असल में सर्वैम्प ऑफ एनवी का मास्टर होता है। माहिरू सोचता है कि उससे मदद मांगने की कोशिश की जा सकती है। एंटीक डीलर का नाम आते ही मिसोनो के पुराने बुरे अनुभव जाग जाते हैं। वो माहिरू को मना करता है कि उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन स्नो लिली उसे समझाता है कि अभी उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। माहिरू ट्रेन पकड़कर एंटीक शॉप की तरफ जा रहा होता है कि अचानक सुबाकी उसके बगल में अपनी फॉक्स फॉर्म में प्रकट हो जाता है। माहिरू डर जाता है। सुबाकी नाराजगी से कहता है, तुम तो अकेले घूम रहे हो और मेरा मिनियन तुम्हारे साथ भी नहीं है। काला फॉक्स अचानक अपने शरीर से काला धुआं छोड़ने लगता है और माहिरू चलते हुए ट्रेन से कूद जाता है। ठीक उसी पल एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसे समझ आता है कि ये सब एक इल्यूजन था। माहिरू जब प्लेटफॉर्म पर पड़ा होता है तभी उसे एहसास होता है कि सुबाकी पहले ही आगे बढ़ चुका है, इसलिए उसे जल्दी से एंटीक डीलर तक पहुंचना होगा। थोड़ी देर बाद माहिरू एंटीक शॉप पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने एक पागल साइंटिस्ट खड़ा होता है जिसने एक बार्बी डॉल का सिर पिघलाकर उसका जूस जैसा बना दिया था। ये देखकर माहिरू के पैर कांप जाते हैं। साइंटिस्ट उसे देखता है और कहता है, तू है कौन? वो माहिरू को अंदर खींच लेता है। दुकान अजीब अजीब ऑफ ब्रांड सामानों से भरी हुई थी। माहिरू उसे एंटीक डीलर के बारे में पूछता है और साइंटिस्ट बताता है कि डीलर अभी दुकान में नहीं है। माहिरू अपना नाम बताता है, लेकिन साइंटिस्ट उसका हर सिलेबल गलत बोल देता है। बस इतना याद रखता है कि माहिरू सर्वैम्प ऑफ स्लॉथ का मास्टर है। वो जबरदस्ती माहिरू को कुर्सी पर बिठाता है, उसे ठंडी चाय का ग्लास पकड़ाता है और फिर उसके कपाले पर उसका नाम लिख देता है ताकि वो भूल न जाए। फिर वो खुद का परिचय करवाता है, मैं जोहान हूँ, वैम्पायर्स पर रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट। तभी एंटीक डीलर वहाँ आता है और जोहान के पेट में मुक्का मारता है क्योंकि उसने उसकी प्यारी डॉल का सिर पिघला दिया था। डीलर माहिरू की तरफ मुड़कर कहता है, वेलकम टू माई शॉप। वो अपना नाम बताता है, मिकुनी, और माहिरू को धन्यवाद देता है कि उसने उसके छोटे भाई मिसोनो का ध्यान रखा। माहिरू ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे पहले पता ही नहीं था कि मिसोनो मिकुनी का भाई है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाए जोहान उसे पकड़ लेता है और कहता है, चल मुझे सर्वैम्प ऑफ स्लॉथ से मिलवा। माहिरू उसे दिखाता है कि कुरो एक बॉल में बदल गया है। जोहान ये देखकर पागल हो जाता है। ओ ये तो अद्भुत है। वो माहिरू को एक शीशे के सामने ले जाता है जो असल में एक सीक्रेट डोर होता है और वो माहिरू को अपनी सीक्रेट लैब में पहुंचा देता है। वहां माहिरू उसका नया एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बन चुका था। जोहान उसकी हाइट, वजन और मेडिकल डेटा नोट करने लगता है। माहिरू उससे कहता है कि मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना छोड़ो, कुरो को ठीक करो। मिकुनी उससे पूछता है, अगर कुरो वापस नॉर्मल हुआ तो इस बार तुम सुबाकी को सही में ब्रेक कर पाओगे? माहिरू पूछता है, तुम लोग वैम्पायर्स को ब्रेक क्यों करते हो, किल क्यों नहीं? मिकुनी समझाता है, वैम्पायर्स अमर होते हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता, लेकिन उनके मिनियंस को मारा जा सकता है अगर सर्वैम्प उनका खून पी ले। और कैंप्स तब बनते हैं जब एक इंसान सर्वैम्प को नाम देता है और एक ऑब्जेक्ट से बांध देता है। माहिरू को याद आता है कि उसने कुरो को पहली बार एक बिल्ली समझकर बेल दी थी। मिकुनी कहता है, वही ऑब्जेक्ट सर्वैम्प को मास्टर से जोड़ता है और जब वो ऑब्जेक्ट नष्ट हो जाता है सर्वैम्प ब्रोकन माना जाता है। माहिरू कहता है, मुझे बस इतना बताओ कि कुरो को नॉर्मल कैसे करूं। लेकिन ये तो ना मिकुनी को पता था न जोहान। माहिरू उससे पूछता है, तुम्हें वैम्पायर्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? जोहान लंबा भाषण शुरू कर देता है, जंग ने ही इंसानों को हर युग में आगे बढ़ाया है। मैंने सुना है कि कुरो ने हर युग जीते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सुबाकी के खिलाफ अपनी असली पूरी ताकत दिखाए। माहिरू शांत होकर कहता है, मुझे कुरो की शक्ति नहीं चाहिए, मुझे पहले कुरो चाहिए, एक दोस्त के रूप। जोहान कहता है, मुझे इतने इमोशनल कॉन्सेप्ट्स में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है, एक तरीका है, शायद इससे कुरो नॉर्मल हो जाए। वो उसे चाय से भरा एक कांच का बीकर देता है। माहिरू एक घूंट लेता है और तुरंत बेहोश होकर गिर जाता। जोहान हंसते हुए बोलता है, इस चाय में वो दवा थी जो मास्टर को सीधे अपने सर्वैम्प के दिमाग के अंदर भेज देती है। अब जाओ माहिरू, कुरो से वहां बात करो और मेरे लिए एक्सपेरिमेंट के नतीजे लेके आना। माहिरू खुद को एक गहरे अंधेरे में तैरता हुआ पाता है। फिर अचानक उसे कुरो की बेल दिखाई देती है। उसकी दूसरी तरफ मिकुनी अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए एक जियोगेसर एक्सपर्ट को हायर करता है। वो हागन के फोन में मिली तस्वीरों को देखकर लोकेशन का अंदाजा लगाना शुरू करता है। उधर सुबाकी और उसकी गैंग एक 5 स्टार होटल में ठहरी हुई होती है। मिस सीकू लगता है कि होटल के टॉप फ्लोर और बेसमेंट के बीच का फासला इतना ज्यादा है कि लिस्ट और लॉ को एक दूसरे से अनसेफ डिस्टेंस पे रखा जा सकता है। उसे ये भी शक है कि सुबाकी और हागन शायद वहीं पर उन्हें गार्ड कर रहे होंगे, इसलिए वो शाम को एक जबरदस्त हमला करने का फैसला करता है। शाम होते ही सुबाकी को एक कॉल आता है और वो तुरंत उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां उसे बुलाया गया था।
वहीं दूसरी तरफ मिसानो और टेत्सु भी पूरी तरह डिस्गाइज में होटल के अंदर घुसने के लिए तैयार खड़े होते हैं। क्रैंस एक अमीर टूरिस्ट बनकर रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और पता लगाता है कि सुबाकी ज्यादातर 41st फ्लोर पर होता है। वो मिसानो को उसी फ्लोर की एक रूम की दे देता है। मिसानो बेत्सु को बोलता है तैयार रहना और खुद एलिवेटर में चढ़ जाता है, लेकिन अचानक साकुया वहां आ जाता है। मिसानो टेंशन में पड़ जाता है कि कहीं उसकी पहचान न खुल जाए और उसकी टेंशन सही निकलती है। साकुया उसे पहचान लेता है। वो बताता है कि मिसानो ने 41st फ्लोर का बटन दबाया तो सही, लेकिन वो लिस्ट में सबसे नीचे था, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मिसानो घबरा जाता है और साकुया इमरजेंसी स्टॉप बटन दबा देता है। एलिवेटर फ्री फॉल में नीचे गिरने लगता है। मिसानो अपना डिस्गाइज उतार फेंक देता है क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं था। उसे ये भी डाउट होता है कि कहीं लिस्ट और लॉ को यहाँ से कहीं और तो नहीं ले गए, लेकिन तुरंत उसे समझ आता है कि अगर ऐसा होता तो साकुया यहाँ उसे रोकने नहीं आता। मिसानो टेत्सु को कहता है तू स्टेयर से टॉप फ्लोर तक पहुंच, यहाँ साकुया को मैं संभालूंगा। एलिवेटर नीचे धड़ाम से बेसमेंट नंबर 5 तक पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और मिसानो को याद आता है कि प्लान के हिसाब से माना जा रहा था कि साकुया होस्टेज में से किसी एक को गार्ड कर रहा होगा, लेकिन उसे शॉक तब लगता है जब पूरा बेसमेंट एकदम खाली मिलता है। तभी साकुया एक जादुई चेनसॉ समन करता है और धीरे धीरे मिसानो और स्नो को एलिवेटर से बाहर धकेल देता है। वो हंस के कहता है कि उनका पूरा प्लान शुरू से ही गलत था, क्योंकि वो सुबाकी के दिमाग को समझ ही नहीं पाए। साकुया बताता है कि लिस्ट और लॉ को किडनैप करने का मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्हें बेट की तरह इस्तेमाल करना था ताकि ह्यू यानी सर्वैम्प ऑफ प्राइड खुद यहाँ आए और वो लोग उसे खत्म कर सके। साकुया मिसानो पर चेनसो से वार करता है और मिसानो बस किसी तरह डॉज करता रहता है। उसे पता है कि सीधी लड़ाई में वो नहीं जीत सकता, इसलिए वो साकुया को उकसाने रखता है। वो कहता है कि माहिरू आज भी साकुया जैसे कचरे को अपना दोस्त मानता है, जबकि साकुया सुबाकी जैसे पागल आदमी की गुलामी कर रहा है। मिसानो की बात सुन के साकुया भड़क जाता है और चिल्लाता है कि किसी को सुबाकी की असली मोटिव समझ नहीं आती। वो कहता है कि सुबाकी किसी की तलाश में है, पर उसे खुद नहीं पता वो की किस चीज की है। ये बात सुनकर मिसानो को समझ आता है कि सुबाकी का मासूम सा दिखने वाला वॉर प्लान दरअसल कुछ और ही बड़ा गेम है। उधर ह्यू और टेत्सु टॉप फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। हागन और सुबाकी के बाकी मिनियंस रास्ता रोक के खड़े होते हैं। ह्यू को पता है कि होस्टेज बस इनके पीछे ही है। सामने दुश्मन ज्यादा है, लेकिन ह्यू और टेत्सु दोनों को पूरा भरोसा है कि वो इन्हें हरा के आगे बढ़ सकते हैं। इसी बीच सुबाकी उस फॉरेस्ट में पहुंचता है जहां से उसे कॉल आया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे 5 लोग वेल वाले मैस्कॉट के कॉस्ट्यूम में मिलते हैं। ब्लू वेल मैस्कॉट उसे गालियां देते हुए कहता है कि लिस्ट और लॉ को वापस करो, नहीं तो वो सुबाकी की धुलाई करेगा। सुबाकी उस क्यूट से दिखने वाले मैस्कॉट की गुस्से भरी आवाज पर मजाक उड़ाता है। फिर वो कीज दिखाता है जिनसे सर्वैम्प और मास्टर वाले कमरे तक पहुंचा जा सकता है। वो पूछता है कि उसकी मिनियन कहाँ है और ब्लू वेल मैस्कॉट हंस के कहता है कि वो इन्हीं मैस्कॉट्स के अंदर में है। ब्लू वेल मैस्कॉट सुबाकी पर स्टील कीज लेके झपटता है, लेकिन सुबाकी बिना हमला किए आसानी से बच जाता है और एक पेड़ पे कूद जाता है, क्योंकि अगर वो बेवकूफी से अटैक कर दे तो उसकी मिनियन को भी चोट लग सकती है। अचानक एक और वेल मैस्कॉट पूरा पेड़ ही उखाड़ देता है जिस पर सुबाकी खड़ा था और उसे नीचे मारने की कोशिश करता है, पर सुबाकी फिर से कूद के बच जाता है। बाकी वेल मैस्कॉट्स भी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सुबाकी इतना स्लिपरी सा बंदा है कि वो हर अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। सुबाकी कहता है क्योंकि उसकी मिनियन यही कहीं आसपास हो सकती है, इसलिए वो इस जगह से भाग नहीं सकता। फिर वो ब्लू वेल को फील करने की कोशिश करता है कि पता चले कि अंदर 2 लोग हैं या नहीं, लेकिन मैस्कॉट का कॉस्ट्यूम इतना मोटा है कि कुछ समझ ही नहीं आता। सुबाकी हंसता है और बोलता है कि जंगल के अंदर वेल्स के साथ हाइड एंड सीक खेलना भी एक मजेदार एक्सपीरियंस है। फिर वो अपनी शक्ति यूज करता है और अचानक साफ आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। वो मैस्कॉट्स की तरफ एक मीन सा ग्रिन दिखाता है। दूसरी तरफ माहिरू खुद को कूरो के माइंड के अंदर पाता है, जो लाल रेत वाले डेजर्ट जैसा दिखता है। उसे वो क्रीपी बिल्ली दिखती है जिसने उसे उसका वेपन दिया था। माहिरू पूछता है कि कूरो कहाँ है। क्रीपी बिल्ली कहती है कि कूरो तुमसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन माहिरू उसकी बात नहीं मानता। वो बेल की आवाज पर ध्यान लगाता है और उस आवाज को फॉलो करने लगता है। घूमते घूमते एक जगह वो मुंह के बल गिर जाता है और उसे पता चलता है कि बेल की आवाज रेत के नीचे से आ रही है। माहिरू क्रिएटिव बनता है और रेत को काटकर नीचे एक अंडर वाटर स्टेयरकेस निकाल लेता है। वो पानी में डुबकी लगाता है और दूसरी तरफ निकल आता है। सीढ़ियां उतरते हुए वो एक कमरे में पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही माहिरू अचानक कूरो की पुरानी मेमोरी में पहुंच जाता है। ये वही दिन था जब सातों सर्वैम्प्स एक जगह जमा हुए थे। ये फैसला करने की C3 द्वारा दिया गया मर्डर असाइनमेंट वो ले या नहीं। वैम्पायर्स 2 गुटों में बटे हुए थे। प्राइड, एनवी और लस्ट का मानना था कि जिस आदमी ने सातों सर्वैम्प्स बनाए हैं वो इंसान बहुत डेंजरस है और उसे जिंदा छोड़ना मूर्खता होगी। लेकिन ग्लटनी और रैथ और ग्रीड कहते हैं कि उसने अभी तक कुछ गलत किया नहीं, उसे मारना बेवकूफी होगी। सबकी नजर अंत में कूरो पे जाती है और कूरो कहता है कि वो खुद उस इंसान को मार देगा। लॉ ये सुन के पागल हो जाता है। वो कूरो का कॉलर पकड़ के चिल्लाता है कि क्या वो अपने पेरेंट जैसे इंसान को मार देगा। कूरो गुस्से में कहता है कि उसके सामने पेरेंट शब्द का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो इस बात पर गर्व नहीं करता कि वैम्पायर्स को किस तरह बनाया गया। माहिरू ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। वो कूरो की यादों का पीछा करता हुआ एक ट्रेडिशनल जापानीज घर तक पहुंचता है जहां कूरो अपने क्रिएटर से मिलने आया। अचानक काले कांटों वाली मोटी बेलें जमीन से निकलती हैं और माहिरू को आगे देखने या सुनने नहीं देती। माहिरू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। उसी बीच कूरो अपने क्रिएटर पर हमला कर देता है और बेलें माहिरू
की आंखें इतनी टाइटली ढक देती हैं कि उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। कुरो कहता है, मैं नहीं चाहता तू मेरी जिंदगी का सबसे शर्मिंदा पल देखे। सीन बदल जाता है और असैसिनेशन के बाद का माहौल दिखता है। एनवी, लस्ट और प्राइड खुश है कि काम हो गया। ग्लटनी और रैथ भी मानते हैं कि इसी तरह शांति आ सकती थी। लेकिन लॉ बिल्कुल अलग है। वो कसम खाता है कि वो कुरो को कभी माफ नहीं करेगा और कुरो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। माहिरू सब देखता है और चिल्लाता है, कुरो अब रुक जा, मैं तैयारी से आया हूँ। इस बार मैं तेरे हर पाप का सामना करने के लिए रेडी हूँ। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है और जब रोशनी वापस आती है, माहिरू खुद को एक अजीब सी जगह पाता है जहाँ चारों तरफ सील्ड ब्लॉक्स पड़े हैं। क्रीपी कैट खुश नहीं है कि माहिरू कुरो के दिमाग में इतना गहरा उतर रहा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो इन ब्लॉक्स में से एक को खोलकर देख लो। वो उसे हथियार भी ऑफर करता है, लेकिन माहिरू मना कर देता है। वो कहता है, मुझे पता है कुरो यही है, मुझे बस दस्तक देनी है। माहिरू ब्लॉक पर नॉक करता है और अंदर से खुद कुरो उसके लिए एक दरवाजा बना देता है। माहिरू उस दरवाजे को खोलता है और एक पिच ब्लैक कमरे के अंदर चला जाता है। माहिरू उस काले कमरे में आगे बढ़ता है जहाँ उसे कुरो के पछतावे सुनाई देते हैं, वो अफसोस जो कुरो को अपने क्रिएटर को मारने के बाद सताते रहे। थोड़ी ही देर में माहिरू रोशनी में आता है और देखता है कि कुरो एक कोने में सिकुड़ कर बैठा है, अब भी ये सोचते हुए कि उसने जो किया वो सही था या गलत। कुरो चाहता है कि कोई उसे बता दे कि वो गलत नहीं था, लेकिन माहिरू जोर से चिल्लाता है, नहीं तू गलत था। उनके आसपास की पूरी जगह टूटने लगती है। माहिरू कहता है कि अगर तेरे मन में अभी भी ये शक है कि तूने गलत किया तो इसका मतलब साफ है, तूने सच में गलत किया था। माहिरू कहता है कि अपनी गलती मानना और आगे बढ़ना हिम्मत का काम होता है और ये काम उन्हें मिलकर करना है। वो कुरो को हिलाकर कहता है कि अब और टाइम बर्बाद मत कर। माहिरू अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, इस बार तू अकेला नहीं है, तेरा पास्ट हो या फ्यूचर, हम दोनों साथ मिलकर फेस करेंगे। सफेद दुनिया अचानक टूटकर बिखर जाती है और उसके नीचे एक खूबसूरत हरी घाटी दिखाई देती है। कुरो माहिरू की बात मान लेता है और अपनी बिल्ली वाली फॉर्म में आकर माहिरू की बाहों में वापस आ जाता है। उधर होटल के टॉप फ्लोर पर लिक्ट और लॉ धीरे धीरे होश में आते हैं। दोनों बंधे पड़े हैं, जख्मी भी, और ये जानकर चौंक जाते हैं कि वो एक दूसरे के एडजेसेंट रूम्स में थे। लॉ कहता है कि एक टैलेंटेड पियानिस्ट होने के बावजूद लिक्ट भी मर जाएगा बिना कुछ बने। लिक्ट जवाब देता है, मैं नहीं मरने वाला और तू सपने देखने लायक भी नहीं है। लॉ गुस्से में उसे निकम्मा बोलता है। तभी दोनों रूम्स के बीच की दीवार टूट जाती है और लिक्ट उस दीवार को तोड़कर सामने आ जाता है। लॉ चुप हो जाता है। लिक्ट पूछता है, क्या बात है, मेरा सामना करके बोलती बंद हो गई। लिक्ट कहता है कि एंजल होने के नाते उसका फर्ज है कि वो लॉ जैसे डीमन को खत्म करे। वो अपने मैजिक बूट्स की पावर निकालता है। लॉ हंसता है और कहता है कि तू भी किसी इंसान से ज्यादा खास नहीं है। वो अपनी बेड़ियों से खुद को छुड़ाता है और अपनी तलवार समन करता है, लिक्ट को मारकर अपने सिर के ऊपर लटकते उसके इरिटेटिंग एटीट्यूड से छुटकारा पाने के लिए। लिक्ट भी अपना मैजिक पियानो समन कर लेता है और महायुद्ध शुरू हो जाता है। लॉ सोचता है कि लिक्ट की हालत उससे ज्यादा खराब होगी और वो उसे जल्दी खत्म करने का डिसाइड करता है। वो अटैक करता है, लेकिन लिक्ट बार बार उसके स्वॉर्ड को उड़ा देता है और फिर उसके चेहरे पर जोरदार किक मारता है। फिर अचानक लिक्ट के घाव से खून बहने लगता है और वो पीछे हट जाता है। लॉ सोचता है कि अब लिक्ट गिव अप कर देगा, लेकिन लिक्ट अभी भी नहीं रुकता। ये देखकर सरवैम प्रभावित होता है और कहता है कि वो हार मानता है, क्योंकि उन दोनों की दुनिया के फ्लो में उनका कोई बड़ा रोल नहीं, वो सिर्फ बैकग्राउंड के माइनर कैरेक्टर्स हैं। लेकिन लिक्ट इस पर और भड़क जाता है। वो चिल्लाता है, इस दुनिया का एकमात्र माइनर कैरेक्टर तो तू है लॉ, जिसके पास एक भी सपना नहीं, एक भी जगह नहीं जहां वो एफर्ट लगाए। वो मजाक उड़ाता है कि लॉ सर्वैम्प ऑफ ग्रीड है, लेकिन उसके पास एक भी चीज नहीं जिसके लिए वो सच में मेहनत करे। ये सुनते ही लॉ ट्रिगर हो जाता है और वो अपनी पूरी शक्ति छोड़कर पूरे रूम को अंधेरे से भर देता है। वो चिल्लाता है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अचानक लिक्ट को लॉ की पुरानी यादें दिखाई देने लगती हैं। बहुत साल पहले वो एक आउटगोइंग खुशमिजाज प्रिंसेस आइलिया का सर्वैम्प था। लॉ उसे दिल से चाहता था, उसके साथ बिताया हर पल उसके लिए एक ब्लेसिंग था। फिर एक दिन आइलिया ने बताया कि उसकी शादी एक प्रिंस से तय हो गई है ताकि दोनों किंगडम्स में शांति बनी रहे। लॉ का दिल टूट गया। उसने आइलिया से कहा, चलो भाग चलते हैं, तुम्हारी आजादी यहीं से शुरू होगी। लेकिन आइलिया ने कहा कि मेरी आजादी से ज्यादा जरूरी मेरे किंगडम की शांति है। पर लड़ाई फिर भी हो गई और आइलिया के किंगडम के कुछ नोबल्स ने डिसाइड किया कि वो उसे मार देंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो स्पाई बन चुकी है। लॉ ने सब सुना और वो दौड़कर आइलिया को वार्न करने पहुंचा। उसने कहा कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, चलो भाग चलते हैं। लेकिन आइलिया ने इनकार कर दिया। वो बोली कि मैं दोनों किंगडम्स की शांति चाहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी प्राइस देना पड़े। लॉ रोने लगा और बोला, मैं सबको मार दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन आइलिया ने उसे मना कर दिया। अगले दिन उसे पब्लिक स्क्वायर में फांसी के लिए लाया गया था और वहां भी उसने दोनों देशों के लोगों से कहा था कि वो उसकी कुर्बानी की इज्जत करे और हमेशा के लिए शांति की कोशिश करते रहे। लॉ बस खड़ा देखता रहा जब जल्लाद की तलवार उसके ऊपर गिरी। उसके बाद कई 100 साल तक वो टूटा हुआ था। वो हेजहॉग के रूप में ही रहता था और आइलिया की उस मूर्ति की रखवाली करता था जो लोगों ने शांति के लिए उसकी कुर्बानी के बाद बनाई थी। एक रात जब वो आइलिया को याद करके आंसू बहा रहा था, तब सर्वैम्प ऑफ प्राइड उसके पास आया था, उनके सबसे बड़े भाई की मीटिंग का मैसेज लेकर। उसी मीटिंग में कुरो ने फैसला किया था कि वो अपने क्रिएटर को मार देगा, लेकिन लॉ उस शांति को कभी स्वीकार नहीं कर पाया था जो क्रिएटर को मारकर मिलती, क्योंकि आइलिया की कुर्बानी से उसे जो घाव लगे थे वो अब भी ताजा थे। वो टूट गया था जब कुरो ने उसकी एक ना सुनी और उसके क्रिएटर को मार दिया। इसके बाद लॉ वापस आइलिया की किंगडम लौट कर गया था, लेकिन वहां उसने सब कुछ तबाह पाया था। एक पावरफुल दुश्मन ने दोनों देशों को तबाह कर दिया था। वही दोनों जन को बचाने के लिए आइलिया ने अपनी जान दे दी थी। आइलिया की सिर कटी मूर्ति उसके सामने ढह गई थी और लॉ वही टूट गया था। उसने मान लिया था कि दुनिया में सब कुछ बेकार है और बारिश में आइलिया की टूटी
मूर्ति के हिस्से को पकड़कर पागलों की तरह हंसता नाचता रहा। वहीं से उसकी विलेन जर्नी शुरू हुई। मेमोरी मूवी खत्म होती है और लिक्ट बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता ये देखकर जो उसका सर्वैम्प उसे क्या दिखाना चाहता था। लॉ उसके पास अपने येलो शेप शिफ्टर रूप में खड़ा था, तालियां बजाते हुए और अपनी ही यादों की मूवी देखकर रोते हुए। लिक्ट फिर स्टेज पर चढ़कर कहता है कि अब वो उसे एक ऐसा परफॉर्मेंस देगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। वो पर्दे हटाता है, पियानो सामने आता है और वो बजाना शुरू कर देता है। लॉ उसे सुनकर कहता है कि उसे ये गाना पसंद नहीं, ये बहुत सैड है। लिक्ट हंसकर कहता है, सैड गाना नहीं है, सैड तुम हो। लॉ अपने शेप शिफ्टेड रूप में आंसू बहाने लगता है। उसे तभी समझ आता है कि ये इमेजिनेशन की ताकत है। इंसान चीजों को वैसे ही महसूस करता है जैसे वो उन्हें अपने दिल में इमेजिन करते हैं। उसे एहसास होता है कि वो आलिया को बचाने की इच्छा को आज तक नहीं छोड़ पाया है और वही उसे अंदर से डराती और दुख देती है। लॉ खुद को कोसता है कि उसने आलिया की हर बात मान ली, पर कभी ये नहीं सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता था जिसमें दोनों खुश रहते। फिर उसे असली एहसास होता है कि आज भी उसके पास ऐसे मकसद हैं जिनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वो चाहता है कि लिक्ट इस पूरी मुसीबत से बचकर निकले और वो ये भी चाहता है कि वो कुरो के सामने पूछ सके कि उसने उनके क्रिएटर को आखिर क्यों मारा था। वो आलिया को याद करता है, अपना हाथ बढ़ाता है और इसी के साथ ड्रीमस्केप टूट जाता है। लॉ और लिक्ट दोनों आजाद हो जाते हैं और अब वो दोनों एक टीम है। दोनों अपना कमरा तोड़कर बाहर आते हैं, पर तभी हगन उन्हें रोकने आ जाता है। लिक्ट लॉ से कहता है कि वो रास्ते से हटे क्योंकि हगन से उसका हिसाब अभी बाकी है, लेकिन लॉ कहता है कि उसकी हालत देखकर ये मुमकिन नहीं है। दोनों बहस करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं और हगन का सब्र आखिर टूट जाता है। वो खुद ही लड़ाई शुरू कर देता है और पूरा कमरा आग में झोंक देता है। लिक्ट तुरंत हगन पर आक्रमण करता है, पर वो उसके सारे किक्स आसानी से डॉज कर लेता है। लॉ इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से वार करता है, लेकिन हगन उसका अटैक भी डॉज करके उसके चेहरे पर कट मारकर उसे आग लगा देता है। आग बुझाने के बाद लिक्ट और लॉ फिर से एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। हगन डिसाइड करता है कि पहले इंसान को ही खत्म कर देता हूँ, पर जैसे ही वो लिक्ट पर आक्रमण करने आता है, लिक्ट अपनी स्पेशल पावर यूज करके लॉ के साथ जगह बदल देता है। हगन चौंक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लिक्ट जोरदार किक मारता है, जिसे देखकर हगन दीवार में जा घुसता है। लेकिन लाल बालों वाला इतनी आसानी से नहीं टूटता। वो फिर खड़ा हो जाता है और लिक्ट और लॉ भी अपनी स्वैपिंग स्ट्रेटेजी से साथ मिलकर डिफेंस और अटैक करते हैं। हगन अब पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। वो अपने ग्लव्स उतारता है, तभी अचानक लिक्ट पर झपटता है और उसके चेहरे पर गहरे नाखून मारता है। लिक्ट को हैरानी होती है क्योंकि इस बार उसका चेहरा आग पकड़ नहीं रहा था।